But then he's seen everything. You see, it is like expecting Mr. Sharad Pawar to panic. You can't. He'll never. सीधी बात है, अगर आपको ये लगता है कि अजीत दादा पवार के जाने की वजह से या गुट के जाने की वजह से शरद पवार साहब में कोई डर की स्थिति आ गई हो, कुछ आ गई हो, शरद पवार जी ने हर सब कुछ देख लिया है। इसी प्रकार जैसे चिंतामणि खारकने साहब हैं, जैसे बाला साहब ठाकरे थे, जैसे बाकी सब लोग हैं, जैसे कांग्रेस है, बाय द वे कांग्रेस के 138 साल हो जाएंगे अभी 28 दिसंबर को। उन्होंने बहुत कुछ देखा है, ऊपर नीचे हार जीत, चुनाव में हार जीत होती रहती है, मतलब they are not too bothered about all that. What you said, आपने जब पूछा, when the press reporters asked Sharad Pawar ji when this breakup was happening with Ajit Pawar, बोले how many MLAs you have? तो the confidence था, बोले I got 0 MLAs. I'm going to build my party from zero. I'm going to see that none of these people who have rebelled are going to win. Now that is a confidence, supreme confidence. Absolutely. Let's ask Manishankar Chauhan साहब. मनीशंकर चौहान साहब यूथ लीडर हैं, शरद पवार एनसीपी के, और वैसे एनसीपी तो एक ही है। अभी तो एनसीपी में कोई इलेक्शन कमीशन ने कोई ना पार्टी का सिंबल या पार्टी का नाम दिया अजीत दादा गुट को। एनसीपी असल में शरद पवार साहब के पास ही है। मनीशंकर चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। लवली टू हैव यू विद अस सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। सर वही बात कर रहे थे हम लोग कि किस प्रकार जो अजीत दादा पवार का जो गुट है वो बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा है शरद पवार साहब को। अरे भाई, शरद पवार साहब वो हैं जो सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने, सबसे कम उम्र के पहले मंत्री बने, फिर सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद सेंटर में भी रहे, 3 के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के। सारे अप्स एंड डाउन्स देखे इन्होंने, और इनको अगर लगता है कि शरद पवार ऐसी छोटी मोटी बातों से कि भाई पार्टी टूट गई, ये हो गया, चलिए छोटी बात नहीं है, लेकिन फिर भी he has seen it before. I mean, so he has seen all of it before. So I don't think he's going to be worried. मुझे नहीं लगता कि शरद पवार जी की शक्ल पे शिकन भी होगी। इनफैक्ट मुझे तो अब ऐसा लग रहा है, बिकॉज आई हैव नोन हिम फॉर द लास्ट 30 years, 35 years, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शरद पवार जी में नई ऊर्जा आ गई है। चौहान साहब सर, आपने ही इतनी सारी ख्याति आदरणीय पवार साहब के साथ जोड़ दी। अभी तक का उनका राजनीति में क्या क्या योगदान रहा, वो सारे योगदान आपने गिना दिए। अब मैं समझता हूं इससे बड़ा योगदान और गिनाने की क्या जरूरत है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर किसी को कुछ सीखना है तो आदरणीय पवार साहब से सीखना चाहिए। जो योद्धा होता है वो कभी हार नहीं मानता, ये बात आदरणीय शरद पवार साहब ने बता दी है। और आज जो आप ऊर्जा देखते हैं पवार साहब के अंदर में, वो ऐसा लगता है मानो कोई ये 25-26 साल का युवा हो, जो इस समाज से, जो इस समाज के अंदर जो इस सरकार जो एक जहर घोलने का काम कर रही है, उसके विरुद्ध लड़ने का काम आदरणीय पवार साहब कर रहे हैं। अब आपको इतना पता होगा साहब, मुर्दे कभी धारा में जो है नदी के प्रवाह के विपरीत नहीं बहते, जिस तरफ धारा का प्रवाह होता है उसी तरफ बहते हैं। लेकिन आदरणीय पवार साहब वो योद्धा है जो नदी के प्रवाह के विपरीत तैरकर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। जबरदस्त। जॉन साहब, जिस प्रकार से हमने देखा कि पार्लियामेंट, पवार साहब वहीं पर भी है, पार्लियामेंट में आंदोलन में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो फाइट चल रहा है, आज की लोकतंत्र, आप 143 एमपीज को आपने सस्पेंड नहीं किया, लोकतंत्र को आपने सस्पेंड किया है, सुप्रिया सुले जी को सस्पेंड किया, तो ये पूरे देश देख रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है। बट आप लोग का 4 डिमांड था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी शुड गिव अ रिप्लाई, अमित शाह शुड रिजाइन। इनिशियली आपने कहा कि डिस्कशन होना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी, पार्लियामेंट सिक्योरिटी के बारे में, और बीजेपी एमपी जिसने पास से इशू कराया था उसको सस्पेंड। तो नन ऑफ दिस डिमांड्स हैज बीन मेट एंड द गवर्नमेंट इज टोटली फोकस्ड है, टोटलिटेरियन तरीके से, डिक्टेटरशिप से तरीके से, बोले कुछ नहीं सुनेंगे चाहे। हाउ डू यू सी दिस? पवार साहब ने कास्टिगेट किया, पवार साहब ने आलोचना किया, सुप्रिया सुले herself took part in this entire मोर्चा। चौहान साहब, एक तरफ आप हमारे आदरणीय सुप्रिया सुले को संसद रत्न एक बार नहीं 2-2 बार देते हो, और आज जो सुप्रिया सुले अगर आपसे प्रश्न पूछती है, अपनी सुरक्षा के प्रति प्रश्न पूछती है, अपने सांसदों के सुरक्षा के प्रति प्रश्न पूछती है, तो आप एक तुगलकी फरमान जारी करके उन्हें निलंबित करते हो। ये आज का जो दिन है, 143 सांसदों को जो इन्होंने निलंबित किया है, वो इतिहास में काले दिन के रूप में जाना जाएगा। ये तुगलकी फरमान ऐसे नहीं जारी किया जा सकता है। ये तो साफ साफ जाहिर कर रहा है कि आप लोकतंत्र की हत्या कर देना चाहते हैं। और सच में कहा जाए तो निलंबित उनको करना चाहिए था, उन भाजपा के सांसद महोदय को निलंबित करना चाहिए था जिन्होंने वो पास जारी किया था।
लेकिन आप उन्हें निलंबित करने की बजाय 143 सांसदों को निलंबित कर रहे हो, ये कहां का न्याय है? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, निलंबन तो शायद एक बहाना है, निलंबन तो शायद एक बहाना है उनके प्रिय मित्रों के कुछ बिल संसद में पास करवाना, यही सही कारण हो सकता है। और वो पास हो भी गए सर, आज कर जी दिए। जी जी जी, आज कर भी दिए। इसी वजह से उन्हें निलंबित किया गया है। लेकिन बड़ा अजीब गरीब मसला है, मतलब आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज। हैव यू हैड द चांस चौहान साहब टू रीड द न्यू वो सीआरपीसी जो इन्होंने पास करी है, जो क्रिमिनल लॉ के जो बिल पास किए? आपको मालूम है कि आज की तारीख में पुलिस के पास जो पावर्स हैं जी, दे आर ऑल एनकम्पासिंग। मतलब आपको, मुझको, प्रदीप जी को, तीनों को उठा के लेके जा सकते हैं। कहते हैं कि यू आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट द स्टेट, देयर इज नो अपील, नो वकील, 6 महीने के लिए अंदर बैठिए। सर यही तो इसी को तो आनी बानी कहते हैं, इसी को कहते हैं आनी बानी। जो मतलब आप जो गुनाह ना करो, सिर्फ आपकी तरफ कोई उंगली दिखा दे कि भाई ये बंदा है जो हमारे खिलाफ में बोलता है, तो बस क्या है, आपको उतना ही तो काफी है, आप उन्हें उठाता है। अभी आप देख लीजिए, ईडी हो, सीबीआई हो, जो केंद्र की तपास यंत्रणा है, जो उनका कितना मिसयूज किया जा रहा है, उस तरह से ये तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। उनका एक कहना है, या तो बीजेपी में आ जाओ या जेल चले जाओ, दो ऑप्शन सिर्फ वो देते हैं, या तो हमारे पास आ जाओ या फिर चुपचाप जेल में चले जाओ। अब आप ये देख लीजिए कि आज की डेट में ये लोकतंत्र को खत्म करने की पूरी साजिश रची जा रही है। आपको अभी मैंने इससे पहले भी हमारे एक मित्र का सुना कि ये तो तानाशाही है, 100% हिटलर की तरह तानाशाही की जा रही है, जो कि इस लोकतंत्र के लिए बहुत बहुत गलत है। जी, दुरुस्त बात। चौहान साहब, सुप्रिया सुले जी वॉज फर्स्ट, जहां हम लोग आज मराठा रिजर्वेशंस के बात देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी ने फरवरी तक बोले कि स्पेशल सेशन बुलाऊंगा एंड विल फाइंड अ सॉल्यूशन वेयर मराठा रिजर्वेशंस इज कंसर्न। सुप्रिया सुले जी ने पहले ही आलोचना किया था देवेंद्र फडणवीस और ट्रिपल इंजन सरकार का। She said that this government, especially Fadnavis ji, is against Maratha reservations. He always showed it earlier. He is against the Dangar community, Dangar reservation, लिंगायत और मुस्लिम रिजर्वेशन। सुप्रिया सुले जी ने हमेशा कास्टिगेट किया था देवेंद्र फडणवीस जी को, that this फडणवीस जी has been always is working politics, वो is not sincere about fulfilling this। तो ये जिस प्रकार से आज 24 तारीख का डेट है, जरांगे पार्टी ने एकदम तैयार है कि नहीं हम पीछे हटेंगे नहीं, चाहिए। तो कैसे देखते हो आप सुप्रिया सुले जी, फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार? सर जिस तरह से शिंदे साहब आश्वासन पे आश्वासन देते चले जा रहे हैं, अभी उन्होंने नई गाइडलाइन दी है कि फरवरी में वो एक अधिवेशन बुलाएंगे और मराठा आरक्षण देंगे। सर मैं एक ईमानदारी से आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो मेरे मन में उपस्थित हो रहा है, मेरे ही नहीं अपितु सभी जनता के मन में एक प्रश्न उपस्थित होता है, फरवरी तक माननीय शिंदे साहब मुख्यमंत्री रहेंगे क्या? ये एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरह से वो टाइम खींच रहे हैं, अभी आप देखिए, मैं जैसे समझता हूं जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में केंद्र की आचार संहिता लग जाएगी, और जब केंद्र की अगर आचार संहिता लग जाएगी तो आप ऐसे कैसे कोई बिल पास कर लोगे? सर ये तो सिर्फ सीधी सी बात है, आप लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हो। जिनको आप आश्वासन दे रहे हो उनको बोल रहे हैं कि हम लॉलीपॉप दे रहे हैं कि भाई अभी नहीं, अभी इतने दिन में हम लोग नहीं कर पाए, तो अभी ठीक है, फरवरी में हम विशेष अधिवेशन उसके लिए बुलाएंगे और आपको हम आरक्षण देंगे। अब आप बताइए, अभी अचानक से आप देखिए मराठा आरक्षण सामने आता है, उसके बाद ओबीसी आरक्षण सामने आता है, उसके बाद लिंगायत आता है, फिर सारे लोग एक एक करके, फिर मुस्लिम समाज के लोग भी आरक्षण की मांग करते हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि अचानक से ये आई हुई जो डिमांड है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? कहीं इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है सर, बताएं। कहीं इसके पीछे, जहां मुझे एक बू आती है, एक साजिश नजर आती है, कहीं इसके पीछे संपूर्ण आरक्षण को खत्म करने की चाल तो नहीं चली जा रही है, ताकि एक साथ में सारे समाजों को आपने उकसा दिया और कहा कि आप भी मांग लो, जबकि आपको पता है 50% के ऊपर आरक्षण दे नहीं सकते हैं। फिर ये कैसे संभव है कि अभी हर समाज उठ के आता है? कल अभी मैं राजपूत समाज से बिलोंग करता हूं, तो इसका मतलब क्या मैं राजपूत समाज ने भी आरक्षण की मांग करनी चाहिए? अब सोचिए कि आरक्षण कहां से कितना दिया जा सकता है। इसलिए ये सारी कौम जितनी जाति है, इनको बारी बारी से उकसाया जा रहा है, ताकि ये आरक्षण को पूर्ण रूप से, जो आपने अभी बात कही चौहान साहब, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, राजनीति से रिलेटेड नहीं।
लेकिन जो आपने बात कही अभी, आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं। जी आपको लगता नहीं है कि अगर मान लीजिए ऐसी डिमांड आ जाती जी कि राजपूत समाज को आरक्षण चाहिए, जी तो डूब मरने वाली बात नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आपको मैं बताता हूं, वो चाहे राजपूत समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, मराठा समाज हो, और भी कुछ जाति है जो हम सबको हमेशा बोलते थे कि हमको आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। जी। लेकिन लेकिन अगर आप आरक्षण मांगते हो तो मैं तो सीधा सीधा सरकार से कहता हूं, जो हमारे हमारे आदरणीय पवार साहब शुरू से कहते आ रहे हैं कि आर्थिक जो परिस्थिति है उसको देखकर आरक्षण दीजिए, चाहे फिर वो किसी भी जाति का हो। मैं मेरे भी समाज में ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं, लेकिन उनका क्या, उन्होंने क्या राजपूत समाज में जन्म लिया, ये क्या उनका दोष है क्या? अगर किसी ने ब्राह्मण समाज में जन्म लिया और वो गरीब है तो ये क्या उसका दोष है क्या? इसी तरह मैं कहता हूं कि हमारे आदरणीय पवार साहब अभी तक जो डिमांड करते आ रहे थे कि आप जो इकोनॉमिकली पोजीशन देखिए उसके बाद में आरक्षण दीजिए, वो आज की तारीख में वो एकदम सही है। Absolutely true. Reservation should be on economic lines. Those who are below the poverty line, they Yes. should get reservation. सीधी बात है। सीधी सी बात है। लेकिन यहां पर तो बड़ा अजीब लग रहा है ना। यहां से Yes. जरंगे पाटिल जी शुरू हुए, इधर से छगन भुजबल जी शुरू हो गए, उधर से धनगर समाज भी शुरू हो गया, उधर से लिंगायत समाज शुरू हो गया, उधर से महादेव कोली समाज शुरू हो गया, और तो और छोड़िए बाकी जितने भी लोग हैं सब लोग खड़े हो गए कि हमारा क्या मतलब। सर मुझे क्या एक चीज याद, क्या 210% रिजर्वेशन चाहिए? ये बताइए क्या होने वाला बिल्कुल है? नहीं सर, अभी भी यहाँ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जी। रिजर्वेशन का फायदा किसको है सर? जो पढ़ाई लिखाई करता है उसको है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें क्या रिजर्वेशन का फायदा है? अभी समझ लो फॉर एग्जांपल मैं बैकवर्ड कास्ट का हूं, तो अगर अभी मैंने किसी चीज की कोई दुकान लगाई है तो लोग मेरे पास में क्या ऊंचे दाम से मेरे पास से सामान खरीदेंगे क्या? इस तरह से जो पढ़ेगा लिखेगा, आज मूलभूत कारण सिर्फ दो ही है मुद्दे, जो एक आपको फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ, ये अगर दो चीजें अगर इस देश की तमाम जनता को दे दी जाए ना, तो जो आरक्षण वाला जो मुद्दा चल रहा है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी सर। ये हेल्थ और एजुकेशन ये दो मूलभूत अधिकार है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैंने हमारे समाज से भी कहा था, हमें आरक्षण नहीं, हमें सिर्फ अगर देना है तो हमारा मूलभूत अधिकार दीजिए, हमें हेल्थ फ्री दीजिए, एजुकेशन फ्री दीजिए। और वैसे भी हम तो राजपूतों का सर इतिहास रहा हुआ है कि हमने युद्ध लड़ा है, और पहले हम लोग तलवारों की नोक पे युद्ध लड़ा करते थे, और आज का जो युग है वो कलम की नोक पे युद्ध लड़ने का आ गया है सर। इसलिए एजुकेशन और हेल्थ ये देना बहुत जरूरी है। ये कहने का मतलब ये हुआ जो केजरीवाल का मॉडल है दिल्ली में, वो हर जगह पे अडॉप्ट होना चाहिए। एंड भाई इन पंजाब दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, दे आर डूइंग अ रियली वंडरफुल जॉब इवन इन पंजाब एज वेल एज दिल्ली। मे बी पीपल शुड टेक अ नोट आउट ऑफ दैट। जी बताएं, कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए प्लीज। सर अगर कोई अच्छी चीज है जी तो उसको आत्मसात करने में क्या जाता है? दुरुस्त आपने बात। देखा होगा भगवान श्री कृष्ण ने अनेक रूप लिए जी। अनेक रूप लिए। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन से रूप को आत्मसात करते हैं। लेकिन आज की तारीख में तो कल ही हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी भगवान विष्णु के 11वें अवतार है। मैंने 10 अवतार तो सुना था, ये 11वां अवतार मतलब उन्होंने कहा, यही ऑन रिकॉर्ड कहा सर, राइट हियर इन दिस शो। सर बीजेपी के प्रवक्ता जो कह दे वो कम है सर। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसे हास्यास्पद स्टेटमेंट करके वो क्या जताना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो अगर इस विश्व में अगर किसी का जन्म भगवान के रूप में हुआ है तो हमारे वो सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब है। इस तरह से वो जाहिर करना चाहते हैं। अभी अगर इस तरह से अगर मोदी जी भगवान होते, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारा देश क्यों इतना पिछड़ता, क्यों इतनी आपदाएं विपदाएं हमारे देश पे आती? कोरोना जैसी महामारी को क्या कोई भगवान रोक नहीं सकता था क्या? एक सिंपल सा क्वेश्चन है सर ये। तो इस तरह से आप महिमा मंडित करके आप क्या जताना चाहते हो? देश की जनता है, जानती है, समझती है। लेकिन अभी तो बात ये हो रही है कि जो नया कोरोना का ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट आया है, जैसे अभी चिंतामणि खारकने साहब बोल रहे थे
हो सकता है कि इस बहाने से शायद लोकसभा के चुनाव भी पोस्टपोन कर दिए जाएं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये शायद हो सकता है, यही हो सकता है। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि शायद मुझे लगता है जैसे राहुल गांधी जी पार्ट 2 भारत जोड़ो यात्रा जो अभी निकालना चाहते हैं, ये उसको रोकने के लिए भी शायद एक छोड़ा हुआ एक सगुफा सा हो, एक कोई रीजन बता दिया गया हो। बट चौहान साहब, आपको नहीं लगता कि ये 22 जनवरी 12:22 में जो प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, बीजेपी जो हाइप कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद का कहना है अखंड ब्रह्मांड पृथ्वी स्वर्ग सब इसको साक्षी एकदम पागल होगा, उत्सुकता से इस पल को देख रहे हैं। और 550 साल के बाद, बाबर के तोड़ने के बाद, नरेंद्र मोदी जी ऐतिहासिक एक प्रधानमंत्री है जो इसका पुनर्निर्माण किया। तो ये इवेंट क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत बड़ा चेंज होने वाला? बीजेपी का कहना है इट्स गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट where Indian history is concerned, Indian democracy is concerned। राम लोगों के बीच में जाके बैठने वाले हैं, इतना बड़ा इवेंट है और इसका बहुत फायदा शायद मई तक जबरदस्त तरीके से बीजेपी गोइंग टू कैपिटलाइज ऑन दैट। फिर वो हिंदुत्व का लहर। अभी तक आपको पता है बीजेपी के मुद्दे हिंदुत्व, राम मंदिर, 370 को तो हटा दिया उन्होंने। अब यही सब मुद्दे, एक राम मंदिर था। अभी आपको मैं बताना चाहता हूं, भगवान श्री राम सिर्फ मोदी जी या बीजेपी वालों के लिए आदरणीय नहीं, हमारे लिए सर, हमारे लिए बहुत ज्यादा सम्मानजनक और गर्व की बात है। भगवान श्री राम हमारे आदर्श है, लेकिन हमारे भगवान श्री राम कभी ऐसा कोई संदेश नहीं देते हैं कि आप मेरा, अगर आप प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में कर रहे हो तो उसका बहुत बड़ा दिखावा कीजिए। आज देश में जो जरूरतें है, महंगाई की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, नौकरियों की जरूरत है, ये काफी जो रोजगार है, स्वास्थ्य के लिए इतने प्रॉब्लम्स है, ये सबको अगर आप देखा जाए तो सबसे पहले मुझे याद आता है भगवान श्री राम कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि आप मेरा महिमा मंडित इतना ज्यादा कीजिए। वो तो राजा थे, उन्होंने अपनी प्रजा के बारे में हमेशा सोचा है। आपको इतना सब कुछ, आपने रामायण पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है, उसमें देखा है। लेकिन बीजेपी कोई भी अगर मुद्दा लेती है तो उसको एक इवेंट की तरह करती है और एक भव्य दिव्य इवेंट की तरह करती है, और उसी के ऊपर में वो राजनीति करके वोट मांगना चाहती है। और जब उससे भी बात नहीं बनती है तो अभी आपको पता है कि अभी हाल ही में बहुत ज्यादा मुद्दा चल रहा है, ईवीएम को लेकर प्रश्न चिन्ह निर्माण किए जा रहे हैं। ये सब जो इवेंट किए जाते हैं, ये ईवीएम की तरफ से ध्यान हटकाने के लिए भी सर ये इवेंट किए जा सकते हैं। तो आपका बीजेपी का कहना है कि उन्होंने डेवलपमेंट का लहर पूरे देश में डेवलपमेंट का एक लहर, आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लेके वन रैंक वन पेंशन, डिजिटल रेवोल्यूशन, राम मंदिर तो एक है, आर्टिकल 370, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ये ट्रिपल तलाक, ये पूरे नेशनल इश्यूज, और हर घर नल से जल, हर घर में शौचालय, स्वच्छ भारत, आयुष्मान, गैस, पानी। तो आप देखो कि लहर, उनका कहना है कि लहर डेवलपमेंट का और नारी सशक्तिकरण में कोई बीजेपी का हाथ, मोदी साहब कहता है कि नोबडी कैन डू इट, 33% रिजर्वेशन हमने किया, जो 27 साल वो नहीं कर पाए हमने 2 दिन में। तो हाउ डू यू सी इट? और मोदी साहब का रिपोर्ट कार्ड बहुत बड़ा है चौहान साहब। सर, नारी सशक्तिकरण की अगर बात मोदी साहब करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। नारी सदैव सम्माननीय, आदरणीय है, हमारी जननी है, हमारी माता है, हमारी बहन है, हमारी पत्नी है, तो हमेशा नारी का सम्मान होना ही चाहिए। मैं सिर्फ एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं कि आप चाहे केंद्र हो या भाजपा शासित जो प्रदेश है, जो राज्य है, वहां पर बताए ना कि कितने महिलाओं को इन्होंने टिकट दी है, कितने महिलाओं को इन्होंने मंत्री बनाया, कितनी महिलाओं को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। एक तरफ आप नारी सम्मान की बात करते हो, दूसरी तरफ नारी का अपमान करते हो, गलत बात है। अभी आपके वो जो सांसद थे बृजमोहन सिंह शायद, जिनके वो पहलवानों ने जिनके ऊपर में आरोप लगाया था, आज देखिए इतने सारी महिला पहलवान जिन्होंने इस देश को स्वर्ण पदक दिलाया, वो डिमांड कर रही है कि हमें न्याय दीजिए, हमें न्याय दीजिए, लेकिन उनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और वो हमारे सांसद महोदय एकदम हंसते हुए सांसद में जा रहे हैं। और आज साक्षी मलिक इज रिटायर्ड। साक्षी मलिक जो हमारी ब्रॉन्ज मेडल विनर थी रियो ओलंपिक्स में, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। उन्होंने कहा कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो शख्स जीत के आए हैं,
वो बृजमोहन साहब के बड़े खास हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अब इस पोर्ट से बाहर जा रही हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए ये तो बात हो गई, चलिए ये तो बात हो गई। एक छोटी सी बात जो मैं भूल गया था आपसे पूछना, जब हम लोग आरक्षण की बात कर रहे थे, ये बात कोई जाकर के पूरे मराठा आरक्षण में जो आज की तारीख में लोग अग्रसर हैं, स्पेशली जैसे जरंगे पाटिल साहब हैं, उनसे ये पूछा जाए कि भाई कुणबी आरक्षण को लेकर के, बाकी सबको लेकर के आपको सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उनका आप करेंगे क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं चौहान साहब, पब्लिक सेक्टर यूनिट सारे प्राइवेटाइज हो चुके हैं सर। मैंने यही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो हैं, दे आर ऑल बीइंग आउटसोर्स्ड, सारे ऑन कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं, वेयर आर द जॉब्स? नौकरी कहां है सर? सर मैं यही तो बात आपसे कह रहा था कि आरक्षण का फायदा किसको है? एजुकेशन, जो एजुकेशन करेगा, जो शिक्षा लेगा, उसको है ना। लेकिन इसमें भी क्या है कि एटलीस्ट अगर आप पढ़ लोगे तो कम से कम प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर पाओगे, लेकिन वो आरक्षण के बेस पे नहीं होगी नौकरी, वो आपके टैलेंट पे होगी। आप जितना काम करोगे उतना पेमेंट आपको मिलेगा। ये कोई सरकारी महकमा नहीं है कि आप आरक्षण के बल पे वहां पर नौकरी पे लग गए और तनख्वाह ले रहे हो। तो इस तरह का जो है, जो चल रहा है, वो गलत है और इनको उकसाने का काम देखिए। अभी आपके चैनल पे चल ही रहा है, वहां पर अभी वो गिरीश महाजन साहब को मैं देख रहा हूँ, जरांगे साहब से बात कर रहे हैं वो जी। तो ये अभी आप सोचिए कि क्या दिस इज व्हाट मिस्टर पवार हैड सेड बाय द वे व्हेन द फर्स्ट डेडलाइन पास्ड। इन्होंने पहली डेडलाइन जो 30 दिन की दी थी, कितने दिन की दी थी? 30 डेज और 45 डेज, और उन्होंने जरांगे साहब ने एक्सटेंड करके 40 डेज किया था जी। तो तब भी शरद पवार साहब ने कहा था कि आप क्या कर रहे हैं, यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, हाउ कैन यू गिव डेडलाइंस? यू कांट सर। सर सीएम हो या पीएम हो जी, इनका कर्तव्य होता है कि अगर कोई समस्या कहीं जनता में या किसी समाज में अगर आती है तो उसका सबसे पहले डायलॉग डिलीवरी करके उसको सॉल्व करने का काम होता है। इस तरह के आश्वासन देके उन्हें सिर्फ गुमराह करना, ये सीएम या पीएम का काम नहीं होता है सर। अगर आपसे अगर गुहार नहीं लगाएगी ये जनता, तो फिर किससे? विपक्षियों से गुहार लगाएगी क्या? और ये कौन दे सकता है? जो सत्ता में बैठे हैं वही ये सब चीजें कर सकते हैं ना सर। No, but I don't understand this. ये what do they want? Do they want a caste war? मतलब जातीय युद्ध चाहते हैं क्या ये महाराष्ट्र में? क्या चाहते हैं सर? मैंने तो सिंपल सा बताया। अभी अब मराठा आरक्षण, फिर ओबीसी, धनगर, सारे एक एक करके, मुस्लिम सारे इकट्ठे एक एक करके आ रहे हैं। तो अभी इसके आप तह में जाके सोचिए कि इतने लोगों को एक साथ में आरक्षण देना पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो इसका मतलब सीधा सा है कि आप चाहते हो कि संपूर्ण आरक्षण ही खत्म हो जाए, एक एक करके सब उठे और आप उस तरफ चले जाए। फडणवीस साहब का कहना है कि शरद पवार साहब इज एंटी मराठा। फडणवीस साहब ने कहा कि व्हाट वाज ही डूइंग 27 इयर्स, ही कुड हैव इजीली डन इट, कर सकते थे, मगर पवार साहब ने नहीं किया। पवार साहब एंटी मराठा। फिर भुजबल साहब उद्धव ठाकरे जी से बाहर निकले पार्टी से बिकॉज दैट पार्टी वाज एंटी ओबीसी। अब वो ये नहीं बोले कि भुजबल साहब अभी पवार साहब को क्यों छोड़े, शरद पवार साहब को, तो शायद वो भी आरोप लगता कि पवार साहब एंटी मराठा भी है, एंटी ओबीसी भी है। हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट्स ऑफ फडणवीस साहब? सर फडणवीस साहब के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वो एक महान नेता है। अब मुझे बताइए, वो कहते हैं शरद पवार साहब एंटी मराठा नेता है। अब 5 साल तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री थे ना देवेंद्र फडणवीस साहब, केंद्र में भी उनकी सरकार थी सर, और ये मोदी जी के बहुत करीबी और बहुत प्रिय है। तो फिर इनको वो आरक्षण देने से किसने रोका था? वो तो कहते हैं हमने दिया, वो तो कहते हैं हमने दिया, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको अपहोल्ड भी किया। और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी की जो सरकार थी, आप लोगों की एमबीए, वो अपना पक्ष जो है अच्छी तरह नहीं रख पाई सुप्रीम कोर्ट में, इसकी वजह से वहां से पिटीशन खारिज हो गई। नहीं, ये तो सर सरासर आरोप बेबुनियाद है। अब आपको पता होगा, जब उन्होंने जो मुद्दे रखे फडणवीस साहब ने और उसको एक्सेप्ट किया हाई कोर्ट ने, तो हमारी जो सरकार थी उद्धव ठाकरे साहब की, हमारी महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी जी, तो हम भी तो वही सब पॉइंट को लेके प्रोटेक्ट कर रहे थे ना जी। हम भी तो वही सब पॉइंट को लेके प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये कैसे कह सकते हैं वो कि हम लोगों ने उसको नजरअंदाज कर दिया? जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर उन्होंने रखे थे, अच्छे जो पॉइंट थे, तो हमारी सरकार ने भी तो वही सब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था। एक सिंपल सा प्रश्न वहां एक ये आ जाता है सर, 50% के ऊपर में क्या कोई आरक्षण दे सकता है? उसके लिए आपको पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करना पड़ता है।
No, but there were two सिंपल सी बात points. है। If I remember correctly, what you're talking about is absolutely correct. One is, of course, violation of the 102nd Amendment, which puts a ceiling of 50% of reservation. Number two, Yes. which is even more important, is that reservation can only be given to people who are socially backward. अब सामाजिक तौर पर मराठा कैसे पिछड़े हुए हैं, ये कोई बात एक्सप्लेन कर नहीं पाया कि सामाजिक तौर पर कैसे। आप 13 मुख्यमंत्री, 18 में से 13 मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अगर मराठा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं वो मराठाओं के पास है, ज्यादा से ज्यादा जो शुगर फैक्ट्रीज और कोऑपरेटिव्स हैं वहां पर मराठा लीड करते हैं, तो सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए कैसे हैं चौहान साहब? नहीं सर, सामाजिक तौर पे पिछड़े हुए मैं बताता हूँ आपको। आप देखिए, मराठों का इतिहास उठा के देखिए जी, मराठा लोग हमेशा बहुत स्वाभिमानी रहे हैं जी, एक उनकी आदत रही है सर कि अगर एक टाइम अगर रोटी ना मिले भूखे रहेंगे, लेकिन अपना स्वाभिमान कभी भी कम नहीं होने देंगे। दुरुस्त बात। वो दिखाते हैं, जो उनकी जो Absolutely. आन बान शान जो शुरू से रही है वही दिखाने का काम मराठाओं ने हमेशा से किया है। जी। अब होता क्या है कि जब आप किसी दूसरे समाज को आरक्षण देते हो और उसमें दिखता है, उसमें जब दिखता है कि भाई इनको आरक्षण सब कुछ होते हुए दिया जा रहा है, तो जो हमारे लोग हैं जो पिछड़ चुके हैं तो उनको आरक्षण देने में क्या बुराई है। इस वजह से हर समाज डिमांड करता है। और आप चाहे आप देख लीजिए, स्टडी कर लीजिए, ये मानता हूं मैं एक सक्षम है, बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रांग है मराठा समाज, लेकिन सारे के सारे जैसे आप बोलेंगे 100% एकदम इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, तो उस तरह नहीं है सर। बहुत से मराठा बेचारे ऐसे भी है कि जो 2 जून की रोटी के लिए भी तरसते हैं। इसलिए उन सब की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये आरक्षण की मांग उठी है। शरद पवार साहब ने कहा कि ही वॉज अवेटिंग प्रफुल्ल पटेल्स बुक। प्रफुल्ल पटेल साहब ने बोला कि वो किताब लिखूंगा और इस किताब में बहुत बड़े बड़े एक्सपोज होने वाले। तो पवार साहब भी बोले कि मैं इच्छुक हूं कभी वो किताब निकले और मैं देखूं। और फिर कमेंट भी किए कि भाई आपके जो घर वर अटैच हो गया उसके बारे में क्या। तो हाउ डू यू सी दिस? क्या ये जंग आगे बढ़ती रहेगी प्रफुल्ल पटेल जी वर्सेस शरद पवार जी, और शरद पवार जी जब निगलेक्ट करेंगे इस चीज को? सर, शरद पवार साहब का आप इतिहास देख लीजिए, उन्होंने हर किसी को शुरू से माफी किया, चाहे कोई भी कुछ। अभी मुझे याद आता है वो एक दिल्ली में एक सरदार जी ने वो अटैक किया था पवार साहब पर, तो पवार साहब के लिए सारा जो कार्यकर्ता था हमारा वो पूरा एकदम उड़ गया था आंदोलन करने के लिए। लेकिन आदरणीय पवार साहब ने सबसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं, उसे माफ कर दीजिए, वो नादान है। इसी तरह मैं कहना चाहता हूं, पवार साहब कहना चाहते हैं कि प्रफुल्ल पटेल साहब अगर बुक लिखना चाहते हैं तो वो आदरणीय पवार साहब को ही नहीं, हम सबको भी सर उसकी प्रतीक्षा है कि वो बुक कब बाहर आती है, उसकी सत्यता क्या है। मुझे पता है कि आप बोलने के लिए बोल देते हो, जिस तरह से वो 15 लाख वाला जुमला था अमित शाह जी ने कहा, इसी तरह प्रफुल्ल पटेल साहब ने कह दिया कि मैं बुक लिखूंगा फिर उसमें एक्सपोज करूंगा, तो ये भी उस तरह एक जुमले की तरह हो सकता है। लेकिन चौहान साहब, आप एनसीपी में हैं जी, यूथ लीडर हैं जी, शरद पवार जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जी, एक जमाने में प्रफुल्ल पटेल साहब की भी बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे, 100% सर। इसीलिए मैंने कहा तो प्रफुल्ल पटेल साहब का ये कहना अभी जी आपको, आपके दिल को झंझोड़ नहीं देता क्या? 100% सर। इसलिए मैं कहता हूं सर, इसलिए मैं कहता हूं, ओड भी अपने दाद भी अपने, अब करे तो करे क्या, ये वाली ये नहीं। अभी मैं बताता हूं कि पवार साहब को ये जो लोग गए उसका रीजन आपको ही नहीं, अभी तो सारे महाराष्ट्र, सारी देश की जनता को पता है जी, जब जिस पे ईडी और सीबीआई का डंडा चला है जी, तो सारे रास्ता भटक कर बीजेपी की तरफ में भाग गए। जी। इस मामले में मैं हमारे महाराष्ट्र के एक्स होम मिनिस्टर अनिल देशमुख साहब का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, जिन्होंने जेल जाना पसंद किया लेकिन वो झुके नहीं, क्योंकि वो महाराणा प्रताप के स्वाभिमान और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वाभिमान पे चलने वाले नेता है, इसलिए वो झुके नहीं सर। और जो डर गए वो बीजेपी में चले गए। जी, अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ? आगे आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? क्योंकि जिन लोगों से बात हो रही है, ग्राउंड पे जो बात हो रही है, उसमें तो ये लगता है कि हो सकता है कि नेतागण जो हैं वो चले गए हों, लेकिन जो एनसीपी का काडर है, एनसीपी का जो वर्कर है, अभी भी शरद पवार साहब के साथ है। सर एब्सोल्युटली राइट। अभी आप देख लीजिए, जब पवार साहब जब मुख्यमंत्री थे, जब वापस आए थे, तो उनको छोड़कर 56 लोग चले गए थे सर। जी,
उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में क्या हुआ? पवार साहब लड़े, सत्ता लाई ना पवार साहब ने। जी। और आज भी मैं बताता हूँ, आप अभी आप ग्राउंड रूप पे जितने भी चले जाओगे तो आदरणीय पवार साहब का रिस्पेक्ट करने वाला एक एक समाज है, एक घटक है जो जो आदरणीय पवार साहब को ही मानता है, दूसरे लोगों को मानता नहीं। मैं तो बोलता हूं बहुत से लोगों को पवार साहब ने लाइफ बना दी लोगों की, और वही आज पवार साहब से पूछते हैं कि पवार साहब ने हमारे लिए क्या किया। ये बहुत वेरी स्ट्रेंज, दुर्भाग्यपूर्ण है। वेरी स्ट्रेंज। तो ये ट्रिपल इंजन सरकार बोलते हैं कि वो ग्राम पंचायत का जो इलेक्शंस का निकाल है उसमें क्लियर कट दिख रहा है कि पवार साहब के पास वो पावर नहीं है जो था, और उद्धव जी के पास वो पावर नहीं जो बड़ा साहब के था। एकनाथ शिंदे इज अ बेनिफिशियरी एंड अजित पवार इज अ बेनिफिशियरी। चौहान साहब, क्या इसमें कोई सच्चाई है? सर मुझे बताइए, ग्राम सभा ग्राम पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं वो पार्टी के सिंबल पे लड़े जाते हैं क्या? अभी तक का आप इतिहास उठा लीजिए, जितने भी ग्राम पंचायत ग्राम सभाएं होती है, जिसकी सरकार होती है वो सब क्लेम करते हैं कि ये सब चुने हुए लोग हमारे हैं। इसी तरह से वो है, हम तो वेट कर रहे हैं सर, महानगर पालिका का वेट कर रहे हैं, विधानसभा का वेट कर रहे हैं, लोकसभा का वेट कर रहे हैं। उसमें पता चल जाएगा कि किसकी कितनी ताकत है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा सर वहां। ईवीएम के बावजूद। यस सर, ईवीएम अभी आप देख लीजिए, ईवीएम अगर मोदी साहब और बीजेपी को इतना गर्व है अपने काम पर, इतना उनको गर्व है कि हमको ही जनता चुन के देती है, तो आज जो जनता के मन में शंका है, विरोधकों के मन में शंका है, वो शंका का निराकरण करने का काम किसका है? सरकार का है ना। आज अगर उनके मन में शंका है ईवीएम को लेकर, और अगर वो जायज मांग अगर कर रहे हैं कि वीवीपैट की आप काउंटिंग कर लीजिए, ईवीएम को मत बैन कीजिए, लेकिन जो वीवीपैट की काउंटिंग है वो तो एटलीस्ट कर लीजिए। अभी राम मंदिर आप बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए। आर्टिकल 370 आपने हटा दिया, और ट्रिपल तलाक आपने कर दिया, इतने सारे और भी मुद्दे हैं। तो आपको तो एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए था। आप बैलेट पेपर पे लड़ा लो या हाथ ऊपर करके इलेक्शन करवा लो तो हम ही जीतेंगे। फिर उसके बाद आपके मन में ईवीएम को बैन करने का इतना खौफ क्यों है? दुरुस्त बात है, राइट। मणिशंकर चौहान साहब, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। दिस इज द फर्स्ट टाइम यू कम ऑन द शो, रियली लवली। I think Mr. Sharad Pawar's NCP, in fact there is only one NCP, there are no two NCPs right now. The Election Commission has not given the name or the symbol to anybody else, unlike in the case of the Shiv Sena. So there is only one NCP. The NCP is very lucky to have people like you. Thank you very much. Thank you, Mr. Chauhan. Namaskar. Thank you sir. Thank you. Well, that was nice. We have this young man on our show, and Yes. he's a very articulate, nice young man. Always, and love the way he kept smiling all throughout, which is quite okay. Very confident. And the one thing that he pointed out, Supriya Sule has been awarded the best parliamentarian award so many times. Yes. And she's also one of the people who has been suspended. But that's it. I mean, that's kind of strange. Right. In the meantime, do keep sending in your comments. आप अपने responses जरूर भेजें. Please send your comments, and it would be nice if you could subscribe to the channel. आप like करें, share करें, subscribe करें in that order. लेकिन subscribe जरूर करें. Like और share करें या ना करें वो आपके ऊपर है, लेकिन subscribe जरूर करें, और like भी कर दें तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब it will be very nice for us. In the meantime, I think we have some responses today. Let's take a look at what are the responses which have come. Can we have them on, please? लक्ष्मण सौजी अगेन, वाओ दैट्स अमेजिंग सर, आपने नासिक राम भूमि का सम्मान बढ़ाया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जो मैं रामचंद्र होने के नाते श्री रामलला जी अयोध्या स्थित होने का स्वागत करता हूं। जय श्री राम। रामचंद्र जगताप, आई थिंक हिज नेम इज रामचंद्र। और रामचंद्र, क्या बात है साहब, जबरदस्त। And Lakshman Saudi is a great man. Deepika Padukone to do an action web project after Fighter. Is that Deepika Padukone? Is that her looks picture? like, yes. Very straight. What language is this? This looks like Spanish. Yes. You guys could have had it translated. I mean, come on. Yes, you got some Spanish viewers also. Can we move on, please? That is Spanish. Again, Lakshman Saudi sir. Great, says Mandapar. I think he was there. Yes. He was there yesterday too. Yes. I think he sent about 4 or 5 or 6 comments. Yes. If elected a third time, Modi will equal Nehru, which is absolutely true.
Modi did what was necessary for the existence of Hindu in Bharat. Nehru destroyed all rights of Hindus in India by making laws that reduced Hindus to slaves. This is the difference. Bharat won its real independence now, not in 1947. So says Sarada Jarananda, 1584. Amazing, absolutely amazing. So 38% वोट शेयर है, उसमें बहुत सारे लोग ये भी बिलीव करें 2014 was Right, Modi is already above Rajiv Gandhi and Nehru together, says Avis 7109. Isn't that so wonderful? India really gained independence after 2014. Yeah, absolutely. Congress to go door to door. क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? आएगा तो मोदी है कैलाश चैटर्जी पोत्री बैग चटर्जी चट्टोपाध्याय Chatterjee साहब, I think even the Congress agrees with you. Record number of opposition MPs suspended. उन्हीं को ही काम नहीं होता है, उन्हीं का ही काम नहीं होता है. Arafdar 9488. I don't know what he means. Anyway, is that it? Do we have any more? We have one more. All right. Shame on Modi, worst Modi. This is Power Star Pawan Kalyan fan 2605. Right. That's it. That's all we've got for you as far as the comments go. Please do keep sending in your comments. And by the way, I personally think Modi's going to come back, but he's not going to come back with 400 seats. I think he'll come back with 350 plus. And I've been saying this now for a long time. I think this is the 22nd time I'm saying this over here. I've kept count. So you've been true in 2019 and Yes. 2014. 2014, 2019, and even now, I don't know why they don't want to declare Rahul Gandhi as the prime ministerial candidate. But I still agree with you when you said first, Mallikarjun Kharge is still a fantastic bet. That he's capable of getting the entire Dalit community on his side. And when Rahul Gandhi talks about 84% of the population with him. And antagonizing all the upper caste votes. That too. 14%. Well, I don't know what the Congress is scared of. You see, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है प्रदीप जी, मैं और आप यहाँ पर ना जाने कितनी मर्तबा इस बात को कर चुके हैं. अगर कांग्रेस डर के चुनाव लड़ेगी तो कभी भी चुनाव नहीं जीत पाएगी. 2004 does not happen all the time. 2004 में luck by chance आपकी किस्मत अच्छी थी, आप चुनाव जीत गए और अटल बिहारी वाजपेयी साहब चुनाव हार गए. हर बार वो नहीं होता है. भारतीय जनता पार्टी ने अपना सबक सीख लिया है, इस बार नहीं होने देंगे. अनलेस एंड अनटिल आप सामने एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव पेश कर सकते हैं. व्हाट इज द कांग्रेस ऑल्टरनेटिव? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो. एग्जैक्टली व्हाट किशोर तिवारी एंड आई एंड यू वर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे. व्हाट इज योर ऑल्टरनेटिव मॉडल? एग्जैक्टली क्या है? क्या बोलने वाले हैं आप? क्या करने वाले हैं देश के साथ? आप OROP पूरा देंगे आर्म फोर्सेस को? आप ये अग्निवीर स्कीम हटा करके जितने भी अग्निवीर स्कीम में सिलेक्ट हुए हैं लोग, क्या आप उनको परमानेंट कमीशन देंगे? बोलिए ना, क्यों नहीं बोलते? ओल्ड पेंशन स्कीम आप यू विल रिवाइव द ओल्ड पेंशन स्कीम. क्या करने वाले हैं आप? देयर शुड बी, एज आई सेड, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इंडिया अलायंस का जो आएगा, लेकिन एटलीस्ट द कांग्रेस पार्टी कैन कम आउट विद इट्स ओन इकोनॉमिक एजेंडा. भाई, वी आर अ वेलफेयर स्टेट, वी बिलीव इन सोशलिज्म, वी बिलीव इन प्रोटेक्टिंग एवरीबडी. और जो देश की जनता है आज की तारीख में, उसको फ्री एजुकेशन मिलेगी, फ्री मेडिसिन एंड फ्री हॉस्पिटलाइजेशन. क्यों नहीं करते? और तीसरी चीज, एक बहुत बड़ी चीज हुई है, उसके ऊपर शायद हम लोग कल बात करेंगे, आइदर टुमारो और डे आफ्टर, व्हेनेवर. और वो ये है कि प्रदीप जी, स्पूरियस मेडिसिन को लेकर के नाउ देयर इज ओनली अ पेनल्टी. जो नए क्रिमिनल लॉ है ना प्रदीप जी, वो क्रिमिनल लॉ के दायरे से उसको बाहर निकाल दिया गया है अब. एंड आई फाइंड इट स्ट्रेंज. व्हाई? Especially when you say that JP Nadda boasting that we are the dispensaries of the world. Yes. The whole world take medicines from us. So if spurious medicines, somebody's got manufacturing and distributing and selling spurious medicines that might even cause harm. Then people are dying. In fact, there was a huge company that used to sell this very life-saving drugs, and some company from Mumbai, without their knowledge, were making products in their own brand and exporting it to the same place. Yes, And in Africa. after a lot of deaths, there was an investigation why after consuming this medicine people are dying, and then ultimately they traced this entire batch of medicines to some other source who was not the particular company.
And nothing, they are absconding, the people out, police is But after them. now there will be no criminal liability. That's wrong. Even if people die. No. What is going on here? Anyway, we'll talk about that if we have the time tomorrow, but we'll definitely talk about it day after tomorrow. In the meantime, that's it. That's all we've got for you. Thanks for watching. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारा शो देखा और नेशन नाउ को आप इसी तरह देखते रहें, इसी तरह अपना सहयोग और समर्थन हम लोगों को देते रहें. That's it. Sorry for sounding like a politician, but you know, words are the same. तो नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे हर हर महादेव, हर हर महादेव, और आजकल जय सिया राम. जय श्री राम.